दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ सेकंड का समय लूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंकगणित यानी कि एरिथमेटिक। और एरिथमेटिक में लगभग 28 से 30 चैप्टर है। हर चैप्टर को हम बारीकी के साथ डील करने वाले हैं, कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स के साथ आप ज्वाइन जरूर करें। और ये कोर्स आपको मिलेगी हमारे ऐप पर। अभी जाना है आपको प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करना है जीनियस मेकर। मेरा ऐप वहां पर आ जाएगा और उस ऐप को आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के भी आप इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही उस ऐप में लॉगिन करेंगे तो वहां पर बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स के लिए आपको 513 रुपया भुगतान करना पड़ेगा और इस कोर्स में जितनी भी सुविधाएं दी जाएंगी तभी आप आनंद पूरा उठा पाएंगे। तो आपको जरा सा भी देर नहीं करना है, वैलिडिटी 1 साल का है, इसीलिए इस कोर्स के साथ ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप सबों के बीच नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, एकदम महत्वपूर्ण। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वह एसएससी में पूछा गया हो, रेलवे में, एनटीपीसी में, आरआरबी में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। महत्वपूर्ण तो है ही, क्लियर। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब सवाल बनाना आना चाहिए। तो चलिए हम बारीकी के साथ एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं। हम बताएंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए, एक सवाल को समझाने में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा और अपने से आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही क्वेश्चन जो है 1 मिनट के भीतर भी बन जाएगा। बस केवल आपको ध्यान देना है और माइंड को डेवलप करना है और धीरे धीरे रिवीजन भी करते चलना है ताकि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो पाए। सारा मसला होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन का। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो फिर समय आप बचा सकते हैं और साथ में सवाल भी समझ में आना चाहिए। केवल कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। तो इसीलिए हम हर प्रकार का क्वेश्चन भी आपके सामने लाते रह रहे हैं, इसीलिए आपको हर वीडियो में एकदम कंटिन्यूअसली बने रहना है और ध्यान देना है और अपने से बनाने का भी प्रयास करना है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग जो है 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है। अच्छा, मैं भाग देने वाला जो एक सिस्टम होता है, इक्वेशन होता है, वो मैंने आपको बताया है कंसेप्ट में, है कि नहीं। वो क्या होता है, ए बराबर में होता है ए बराबर में BQ प्लस R, है कि नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, सर्वसमीका है और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहां पर ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर क्या है, शेषफल है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। भाज्य बराबर भागफल गुने या फिर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्लियर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 से भाग देने पर मतलब बी का जो मान है वो 4 दिया गया है। ठीक है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, मतलब कि यहां पर भागफल और शेषफल का मान अलग अलग नहीं दिया है, उसका योग दिया है, उसका सम दिया है। मतलब कि Q प्लस में R, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना 8 आएगा, यही क्वेश्चन में बोला गया है। फिर आगे बोला गया तथा इनके वर्गों का योग 34 है, मतलब कि इसे की भागफल है Q, अब इसका करेंगे वर्ग। ठीक है, और फिर यहां पर देखिए शेषफल क्या है, R, रिमाइंडर। क्लियर। अगर इसका वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर होगा। अब दोनों का योगफल कितना है, 34 है। ये कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसी से, यही कंडीशन से आपको फाइंड करना है कि भाई वो संख्या कौन है, यानी भाज्य को फाइंड करना है, डिवाइडेंट को फाइंड करना है। क्लियर, बस एकदम सिंपल है। तो आप बोलेंगे कि ये तो सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल सी बात तो है, बस केवल आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी बात, ये क्वेश्चन एकदम छू मंत्र जैसा बन जाएगा। यहां पर देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। देखिए हम आपको बारीकी समझाएंगे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पहले बता देता हूं। क्लियर। समीकरण 1 से अगर देखें तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, Q बराबर में 8 माइनस R होगा। सिंपल सी बात है। नहीं, अरे Q बराबर में ये R को अगर हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में R, इधर माइनस R चला जाएगा, है कि नहीं। यानी Q बराबर में 8 माइनस R हो गया।
क्यू की जगह पर हम 8 माइनस आर चलिए हम लिख ही देते हैं। क्यू की जगह पर 8 माइनस आर लिखेंगे तो 8 माइनस आर हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या है आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 मतलब प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर प्रयोग किए हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड का। क्लियर, यानी क्यू का मान जो भी था समीकरण 1 से निकाले थे उसको हम समीकरण 2 में पुट कर दिए। क्यू की जगह पर 8 माइनस आर लिख दिए, क्यू का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लगाए, बराबर में 34 है तो 34 लिख दिए। क्लियर, अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो समीकरण है वो हमको एक वेरिएबल में मिल गया, मतलब आर आर। जैसे दोनों समीकरण में क्या है क्यू आर, दो दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी क्यू आर दो दो वेरिएबल है। अब ये समीकरण आपको एक वेरिएबल में मिल गया। क्लियर, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर, यानी कि 88 हो जाएगा 64, प्लस में बी का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर आर है तो आर का स्क्वायर, माइनस में 2ab तो 8 दूना हो जाएगा 16 और ये आर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर में 34। क्लियर, देखिए ये माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये वाला तोड़े हैं, बाकी बात प्लस में आर था प्लस आर स्क्वायर लिख दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर दोनों जुट जाएगा क्योंकि सेम कैटेगरी का है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए -16r है तो -16r हो जाएगा, प्लस में क्या है इधर 64 है तो 64 हो जाएगा, और ये जो 34 उधर प्लस में था तो इधर लाएंगे तो -34 हो जाएगा, बराबर में इधर 0 क्योंकि उधर कुछ नहीं बचा है, सबको इधर ले आए। देखिए कई लोग ऐसा सोचते हैं जो मैथमेटिक्स नहीं बनाते हैं नहीं पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई 34 उधर था आप इधर क्यों लाएं, ये जो -16 था यहाँ पर था उसी के नीचे उतारते, यहाँ आर स्क्वायर 2 स्क्वायर पहले लिख दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहाँ जहाँ है वहीं वहीं लिखिए ना, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अगर आप रिवीजन करेंगे बनाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ ऐसा करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन जो है जो हम बना रहे हैं जो प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं वो इजी होगा, है कि नहीं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ 64 था और यहाँ 34 को इधर माइनस कर देते और यहाँ पर लिखते, अच्छा यहाँ पर अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखिए 64 है इधर लाते -34 को, ठीक है, तो यार यहाँ पर 30 लिखते, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक तरीका से चलना है, और ये सिस्टमेटिक तरीका तभी आपके अंदर डेवलप हो पाएगा जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स रिवीजन के बगैर आपसे हिलेगा तक भी नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 2r का स्क्वायर माइनस में 16r, अब 64 में से 34 घटाइए तो क्या बचेगा +30, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये समीकरण जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको देखा सुना सा लग रहा होगा, बिल्कुल देखा सुना सा लग रहा होगा। ये कौन सा समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बातें समझ में आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, वो देखिए यहाँ r का अधिकतम घात क्या है 2 है, इसीलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करना हो, देखिए हम यहाँ पर r का, देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि r का मान निकल जाए। अगर r का मान निकलेगा तो हम q का भी मान निकाल लेंगे, अगर हमें r का मान पता चल जाएगा q का मान पता चल जाएगा, b का मान तो पता ही है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमें a का मान यानी वो संख्या पता चल जाएगा। इसीलिए हम इसे प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिखना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम क्या पाना चाह रहे हैं, वो चीज दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ तरीके हैं, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक बेसिक फार्मूला है, अगर फार्मूला आपको याद होगा, अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो फार्मूला से भी आप काम चला सकते हैं, कि नहीं। चलिए फार्मूला से ही हम काम चलाते हैं। फार्मूला में क्या है, आर स्क्वायर बराबर में क्या चीज होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला, यहाँ पर ये बी सी ए क्या है भाई, देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका जो कोएफिशिएंट होगा वही क्या होगा ए का मान होगा, आर का कोएफिशिएंट जो होगा वो बी का मान होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट बजाता है वो सी का होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो चीज़ जो है एकदम छोटा हो जाएगा, अच्छा देखने में लगेगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, माइनस में हो जाएगा 16r और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 15 बचेगा। अच्छा कॉमन लेने का आपको समझ में आ रहा है बात, कई लोग सोचते हैं जैसे कि यहाँ 2r स्क्वायर है, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, अब यहाँ 16r था, अच्छा यहाँ पर 8r ना होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 8r बचेगा, यहाँ 16r था तो यहाँ क्या बचेगा 8r बचेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर -16r था, ये -8r कहाँ से आ गया, यहाँ पर 16 था तो यहाँ 14 होना चाहिए क्योंकि 2 ही कॉमन लिए हैं। अरे भाई कॉमन का मतलब होता है कि गुना के रूप में आप बाहर ले रहे हैं,
जैसे कि 16R है, 16R इसको हम क्या किए हैं, इस तरह से 2 गुना 8R लिखे हैं, तो ये 8R वहीं पर ये वाला बच गया और इस 2 को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। क्लियर? तो यही कॉमन लेने का मतलब है गुना में निकलता है बाहर। अब अगर गलत किए हैं, सही किए हैं, आप गुना करके फिर देख सकते हैं। 2 को गुना R² से कीजिए 2R² होगा, फिर 2 को गुना -8R से कीजिए -16R होगा, फिर 2 को गुना 15 से कीजिए 30 होगा, है कि नहीं? इस तरह से आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये जो गुना में आप देख रहे हैं उधर लिए भाग में चला जाएगा। अब भाग में जाएगा तो 0/2 होगा, 0/2 का मतलब 0, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के R² माइनस में 8R प्लस में 15 बराबर में 0, यही है द्विघात समीकरण। ये वाला भी था, ये वाला जहां हम कॉमन नहीं लिए थे, ये भी द्विघाती समीकरण है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ 2R², थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा बड़ा संख्या अगर रहेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर छोटा छोटा मान हमको ABC का मिल गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए -B और यहाँ पर B का मान क्या है, -8 है। देखिए A का मान इसका कोएफिशिएंट यानी कि R का जो भी गुना में होगा, पहले जो भी गुना में होगा वो क्या होगा, A होगा। तो यहाँ पर क्या है, गुना में 1 है, तो यही क्या होगा, A का मान होगा। और यहाँ पर क्या है, ये B है -8 और ये क्या है, C है। बातें समझ आई? तो A के जगह पर 1, B के जगग पर, अब यहाँ B क्या है, B क्या है, -8 है, तो यहाँ -B पहले से और वहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर क्या होगा, B² - 4AC, B² यानी कि -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 4AC, 4 लिखें, A के जगह पर यहाँ 1 है तो 1 और C के जगह पर कितना है, 15 है तो 15। अब आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय 2A, अब A के जगह पर कितना है, 1 है। चलिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 8 8 64, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 प्लस में हो जाएगा 64, माइनस में 4 को गुना अगर 15 से करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 को गुना 1 से करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 प्लस माइनस और रूट अंडर क्या बचेगा, 64 में से 60 घटाएंगे तो 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं? फिर यहाँ पर देखिए 8 प्लस माइनस, अब √4 का वर्गमूल निकालिए, 2 आएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज आपको मिलने वाला है, एक बार आप प्लस में लीजिए, यानी देखिए 8 प्लस में 2, 8 + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखें, और एक बार क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे, यानी 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अगर यहाँ आएगा 8 और 2 10, अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। मतलब R का यहाँ 2 मान निकल रहा है, एक है 5 और एक क्या है 3। ये जो 5 और 3 मान निकला है, ये 2 पॉसिबल मान हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सही है हम यहीं से तुरंत वेरीफाई चाहेंगे तो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगर मान के चलिए R का मान, अगर हम R का मान 5 लेते हैं तो बताइए R का मान अगर 5 लेते हैं तो Q का मान कितना होगा पता है? यहाँ पर R की जगह पर 5 लिखेंगे तो इधर प्लस में 5, उधर जाएगा -5, 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये 3 हो जाएगा। और यदि हम R का मान, ये क्या है, R का मान आया है सब, अगर R का मान 3 हो तो Q का मान कितना होगा, अगर R का मान 3 हो तो Q का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 उधर माइनस में चला जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। तो ये ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन हमको मिल गया है। अब ये 2 कंडीशन में कौन सही है थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए B का मान तो हमें पता है, ठीक है, Q का मान पता नहीं है। अब Q का मान हमें पता चल गया 3, कितना पता चला, 3, ये दोनों गुना में रहेगा, प्लस में R यहाँ कितना 5, क्योंकि भाई जिस समय Q था 3 उस समय शेषफल कितना था, 5 था। अब यहाँ जोड़िए, 4 दिया हो जाएगा 12 और 5 में यहाँ क्या हो जाएगा 17, कुल मिलाकर कितना आया, 17 आया। A का मान 17 आया। ये 17 क्या सही है या फिर गलत है, थोड़ा सा आप तुरंत इसको चेक भी कर सकते हैं। 17 को आप क्या कीजिए, 4 से भाग लगा करके एक्चुअल में देखिए, क्योंकि हमें वो संख्या तो मिल गया है जो 4 से भाग लगाया जा रहा है कि नहीं, तो 4 से क्या हो जाएगा 16, शेषफल में क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर कंडीशन जो दिया गया था कि भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना है, 4 है, शेषफल कितना है, 1 है। अब 4 और 1 को जोड़ करके देखिए 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला यहाँ 17 आंसर नहीं होने वाला है, 17 आंसर नहीं होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है तब क्या होगा भाई, मतलब कि ये तो कंफर्म है कि ये वाला होने वाला है, ये कंडीशन कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए B का मान तो 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भाजक है 4, और यहाँ Q का मान कितना लेंगे, 5 लेंगे, तो यहाँ 5 प्लस में शेषफल यानी R के जगह पर 3 तो 3, तो यहाँ जगह 4 × 5 = 20 और प्लस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा 23। वो संख्या कितना है, 23 है। अब इस 23 जो है
इस कंडीशन को फुलफिल करेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। मतलब वो संख्या जो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, संख्या ज्ञात कीजिए, वो क्या है 23 है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 23 को क्या कीजिए, आप 4 से भाग लगा करके देखिए, 4 बचे कितना जाएगा 20, शेषफल में कितना बचा 3। अब शेषफल को और भागफल को जोड़िए तो 5 और 3 8 हो रहा है। अब बाद में बोला गया था इनके वर्गों का योग 34 है। अब इनका वर्ग कीजिए, 5 का अगर स्क्वायर करते हैं आप तो 5 25 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 25 और 9 कितना हो गया 34 हो गया है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के 23 सही आंसर है। बात समझ में आई? चलिए, अगर नहीं समझ में आई, ज़्यादा आपको लेंदी लग रहा है, देखिए बहुत ही छोटा चीज़ है, केवल आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन जितना आपका फास्ट रहेगा उतना समय कम लगेगा। हम आपको कंसेप्ट के माध्यम से इसको समझा दिए। यहाँ पर ये सब चीज़ आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, कई लोग तो जानते होंगे, ठीक है, बाद में फिर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में एक ही चैप्टर में हर चीज़ को हम डील करने लगेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, एक 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग 6 है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर बोला गया है कि भाई 3 अंकों की संख्या है, एक 3 अंकों से बनी संख्या है, वो 3 अंकों की बनी संख्या मान लेते हैं कि ए बी सी है, जहां पर ए कोई अंक है यानी डिजिट है, बी भी डिजिट है, सी भी डिजिट है। क्लियर? अब इनके अंकों का योग कितना दिया गया है 6 दिया गया है, मतलब कि ए प्लस में बी प्लस में सी अगर करेंगे तो जोड़ करके आना चाहिए 6। तो ये हमको इक्वेशन 1 यहां पर मिल गया। ठीक है, एकदम देखिए क्वेश्चन में ही सारा आंसर दिया हुआ रहता है, बस केवल आपको क्या करना है उसको उसी तरह से सॉल्व करते जाना है, और जो चीज हैड है उसको दिखा देना है, बस यही तो बात है। क्योंकि कंडीशन जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, आंसर के लिए कंडीशन दिया रहता है, तो फिर आंसर खोजने में कौन सी बड़ी बात है, खोजना आना चाहिए केवल, है कि नहीं। फिर बोला गया है अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अब अंक पलट देंगे, देखिए अभी है ए प्लस ना ए बी सी है, अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा सी बी ए हो जाएगा, मतलब सी इधर बी के यहीं रह जाएगा और ये लास्ट में हो जाएगा, तो ये अंक पलट दिए। ठीक है, अगर ये अंक सीधा सीधी था तो इसका मतलब क्या चीज था पता है, यहाँ पर जो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर ए है, मतलब कि ये 100 ए है, ए का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगा 100 ए होगा, प्लस में ये बी क्या है 10 प्लेस में है, इकाई दहाई, तो ये क्या है 10 बी है, और प्लस में सी। अब ये वाला जो है इसका क्या होगा, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर सी है, तो क्या हो जाएगा 100 सी, और प्लस में हो जाएगा 10 बी, और प्लस में क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप जैसे कि मान के चलिए हम लिखेंगे 515 या फिर 513 लिख दिए। अब 513 को हम नहीं लिख सकते हैं 5 गुने 100 प्लस में 1 गुने 10 और प्लस में 3, आप इसको सॉल्व कीजिए 513 ही आएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई 5 जो है इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर मौजूद है, इसीलिए 5 को गुना 100 से किए हैं, तो इसीलिए अगर ये सैकड़ा में मौजूद है, ये भी सैकड़ा में मौजूद है, इसीलिए इन लोगों को क्या किए 100 से गुना किए हैं। आप देख रहे हैं कि भाई एक जो है वो दहाई प्लेस में स्थित है, ठीक है, तो उसको 10 से गुना किए हैं, यहाँ देखिए 10 भी आया है, फिर ये जो 3 है लास्ट का वो 3 का 3 ही रह जाएगा, बस यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 5 को गुना अगर 100 से करेंगे तो 500, और फिर यहाँ 10 और 3 13 यानी 513 आ रहा है। चलिए, तो ये सब बात आपको समझ में एकदम आनी चाहिए, दिमाग में दे दनादन एकदम सरासर घुसनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक तो कंडीशन ये वाला दिया गया कि भाई अंकों का योग 6 है, आगे बोला गया है कि प्राप्त संख्या, अंक पलटने से प्राप्त संख्या, यानी अंक पलट दिए जब तो जो प्राप्त हुआ है संख्या, प्राप्त क्या चीज हुआ है 100 सी प्लस में 10 बी प्लस में ये मूल संख्या से 198 अधिक है। अब मूल संख्या क्या था, ये वाला था, यानी कि 100 ये प्लस में हो जाएगा 10 बी और प्लस में सी, तो इससे क्या है 198 अधिक है। बस जो वहां पर लिखा गया था हिंदी में उसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में बदल दिए। क्या बोला गया है, अंक पलटने से बनी संख्या, तो ये अंक पलट करके ही ये बनी संख्या है, ये क्या है मूल संख्या से, ये क्या है मूल संख्या से 198 अधिक है। बस यही तो बात है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि यहां पर इस तरह से आप क्यों लिख रहे हैं, इसी को आप लेके चलिए ना सीधा सीधी भाई, जैसे कि सी बी ये बराबर में हो जाएगा ए बी सी प्लस में 198। नहीं भाई, अगर ऐसा लेके चलेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा लेके चलेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी बी ए चाहे फिर ए बी सी यहाँ गुना के रूप में नहीं है, गुना के रूप में नहीं है, अंक है वो,
उसका एक अपना वैल्यू है, अपना इज्जत है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए हम इस तरह से ना लेकर के हम इस तरह से पहले चेंज कर लिए हैं उसको, ठीक है, कपड़ा वगैरह पहना दिए हैं आराम से, उसके बाद में उसको फील्ड में उतार रहे हैं, वैसे नहीं उतारेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर भी 10 भी है, इधर भी 10 भी है, खत्म कहानी हो जाएगा। इधर 100C है, क्या है 100C है। अब इधर में प्लस ये है तो इधर में माइनस सी हो जाएगा। इधर क्या प्लस ये है और इधर में 100 ये है तो माइनस क्या हो जाएगा 100 इधर लाएंगे तो, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा 198 को उधर ही छोड़ देते हैं। 100 में सी जाएगा तो क्या बचेगा 99C, फिर माइनस में ए में से अगर 100 ए घटाएंगे तो कितना बचेगा 99 बचेगा, 198 आया, ठीक है। अब ये दोनों में से 99 कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा सी माइनस में ए, बराबर में क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। अब 99 कम 99, 99 दूनी 198, मतलब सी माइनस ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। सी माइनस ए का मान, अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। सी माइनस ए का मान कितना आया 2 आया। क्लियर, बात यहां तक समझ में आ रही है। अब आगे एक और कंडीशन दिया गया, बोला गया यदि मध्य अंक यानी कि b जो है शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। मतलब यहां पर बोला गया है कुल मिलाकर के बात ये कि जो मध्य अंक है ना, ये जो b है ना, वो b बराबर है ये दोनों की औसत यानी a प्लस में c डिवाइडेड बाय 2 के। अब इधर 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 2b बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस c, ठीक है कि नहीं। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो समीकरण 3 है, जहाँ पर a प्लस सी है वहाँ पर हम 2b रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस सी, अरे भाई इस चीज़ को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस में b और बराबर में कितना है 6 है। a प्लस बी प्लस सी था, उसको हम a प्लस सी प्लस बी लिखें, बात बराबर है। अब a प्लस सी की जगह पर क्या करेंगे 2b रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में जो दिया गया था 2b बराबर में a प्लस सी, तो a प्लस सी जहाँ पर है वहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे हम 2b लिख देंगे और प्लस में b है तो b लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2b और b क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, 3b बराबर में 6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो b का मान कितना आया 2 आया। a का मान हमें पता चल गया, b का मान यानी बीच वाला जो अंक है वो क्या है 2 है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। b का मान हमें 2 पता चल गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर इस चीज में आप रख दीजिए b का मान। अगर b का मान यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा जगह कम हो रही है, यहाँ पर ले आते हैं धीरे धीरे, कहाँ के बाद कहाँ हो जा रहा है, इधर के चीज उधर, उधर का चीज इधर। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम का ये सब क्वेश्चन है तो इधर उधर होंगे, लेकिन आपको दिमाग को क्रमबद्ध तरीका से रखना है कि भाई कहाँ के बाद क्या होना है। पहले ये कंडीशन दिया, पहले ये वाला चीज़ था, उसके बाद ये कंडीशन लिखें, उसके बाद में इसको इस रूप में बदलें, फिर अंक को पलट दिया गया था ये वाला चीज़ लिखें, अब फिर जो कंडीशन दिया गया था वो कंडीशन लिखें, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बना, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया था उसको बनाएं, फिर क्या किए समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखें तो हमें b का मान 2 पता चला। अब जैसे ही b का मान 2 रखेंगे तो a प्लस सी का मान क्या हो जाएगा a प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा, अगर b के जगह पर हम 2 रख देंगे तो 2 उधर माइनस में चला जाएगा, यहाँ 6 माइनस 2 तो मतलब कि यहाँ बचेगा 4, तो a प्लस सी का मान जो है वो 4 आया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 4 a प्लस सी का मान 4। अब यहाँ देखिए c प्लस a बराबर में 2 है और यहाँ a प्लस सी बराबर में 4 है। अब यहाँ पर क्या कीजिए a प्लस सी या फिर c प्लस a बराबर में कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस a प्लस a खत्म, 2c बराबर में 4 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 2 एकम 2 2 तिया 6, मतलब c का मान कितना आया, c का मान 3 आया। यहाँ पर 2 मान पता चल गया और इसीलिए a का मान क्या हो जाएगा, a का मान अपने आप निकल जाएगा। अगर हमें c का मान पता चल गया 3, b का मान 2 तो 3 2 5 हो गया और उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब a का मान 1 आएगा, ठीक है। मतलब कि a के जगह पर 1 रहेगा, b के जगह पर 2 रहेगा और c के जगह पर 3, तो कुल मिलाकर के वो जो संख्या है वो क्या है 123 है, 123। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन को बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ डेवलप करना है आपके अंदर में, ठीक है। तो 123 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो मूल संख्या की बात की जा रही थी वो कौन है 123 है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, बोला गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात जो है वो 2:1 होता। कुल कितने परीक्षार्थी थे,
उत्तीर्ण यानी कि पास, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। ये लिखा गया है ऐसा, आपको लग रहा हो कि भाई क्वेश्चन है कि क्या है। समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले देखिए कंडीशन में कौन ज्यादा बार आ रहा है। अनुत्तीर्ण आ रहा है, उत्तीर्ण भी आ रहा है, लेकिन यहां पर दिया गया 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, है कि नहीं, फिर अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो मान लेते हैं कि अनुत्तीर्ण जो छात्रों की संख्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, x है। हम मान लिए, मैं इतना मान सकते हैं, अगर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी, 4x होगी। कितना होगी, 4x। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडीशन में दिया गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की जो संख्या है ना, वो अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। यानी जितना भी अनुत्तीर्ण छात्र रहेगा उसका चौगुना है उत्तीर्ण वाला। अगर 10 फेल है तो 40 पास रहेगा। तो यहां पर x अगर फेल है तो 4x पास होगा, है कि नहीं। बात समझ में आई। अब अगर इतना अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और इतना उत्तीर्ण हो रहे हैं तो टोटल वहां पर विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, 5x। यानी x प्लस में 4x बराबर में 5x, है कि नहीं। अब देखिए बोला गया है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम, अब कुल परीक्षार्थी मतलब ये वाला जो है कुल परीक्षार्थी तो 5x है, अब इसमें क्या 35 कम तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, मतलब कि क्या करेंगे 5x में से अगर हम 35 क्या कर देते घटा देंगे तो कुल परीक्षार्थी में से 35 कम हो गया, और 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, अनुत्तीर्ण हो रहा था x, और x में अगर और 9 हो जाता तो x प्लस 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर बोला गया है उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 है। अब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना होगा, अब यहां देखिए अनुपात, अनुपात का मतलब बटा। अब यहां पर ऊपर में लिखना है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। टोटल छात्र कितना है, ये वाला है 5x माइनस में 35, है कि नहीं, इतना है। क्योंकि 35 कम यहाँ बोल दिया गया है कि कुल परीक्षार्थी में 35 कम, तो यहाँ पर 5x कुल परीक्षार्थी था तो उसमें 35 कम है। अब उसमें से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 9 अधिक, ठीक है, यानी x प्लस 9। तो उसको क्या करेंगे, अगर घटा देंगे इस चीज को यानी x प्लस 9 को, तो फिर उत्तीर्ण वाला छात्रों की संख्या निकल आएगा। और अनुत्तीर्ण कितना हो रहे हैं, x प्लस 9 बराबर में अनुपात कितना गया 2:1, यानी कि 2/1। यहां समझ में नहीं आया, कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि ये क्या है, x प्लस 9 है, ये अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण, जब इतना अनुत्तीर्ण हो रहा है तो जितना भी संख्या है विद्यार्थियों का उसमें से क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगर घटा देंगे तो पास होने वाला की संख्या निकल जाएगी, है ना। तो वही काम यहां पर किए हैं। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए क्या है, 5x है, माइनस में क्या है 35, और यहाँ माइनस में x, यहाँ प्लस में x, तो माइनस हो जाएगा, माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x प्लस 9 बराबर में हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब आगे देखिए 5x में से x जाएगा तो बचेगा 4x माइनस 35, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 44 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x प्लस 9 बराबर में 2/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक को गुना इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और फिर हो जाएगा माइनस 44 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 को गुना इससे करेंगे तो 2x प्लस में 9 दूना 18, क्लियर। अब इस 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस में 2x, फिर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 44 को उधर ले जाएगा 18, और प्लस में क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x। अब 18 और 44 कितना हो जाएगा, 18 8 और 4 हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 4 5 और 1 6 62 आया, 2 एकम 2 और 31 दूना 62, यानी x का मान कितना आया 31 आया, x का मान 31। अगर x का मान 31 आया मतलब कि यहाँ पर टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो रहे थे 31, ठीक है 31, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको ही पहले देख लेते हैं, कुल कितने परीक्षार्थी थे, कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो कुल तो यहाँ पर 5x थे, अब हमें x का मान कितना चल गया 31, तो 5 को गुना किससे करेंगे 31 से करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, कितना आया 155 आया। मतलब कुल जो परीक्षार्थी थे वो 155 थे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, इस क्वेश्चन का आंसर 155 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, बोला गया है कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों
तो 6 लड़के शेष बच जाते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बच जाते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता। लड़कों की निम्नतम संख्या यानी न्यूनतम संख्या कितनी है, ये एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। देखिए ये सवाल शायद आपको थोड़ा सा समझ में ना आ पाए, इसलिए क्योंकि एलसीएम वगैरह हम आपको पढ़ाए नहीं है, फिर भी ये सवाल यहाँ पर टपक गया है तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। लेकिन एलसीएम वगैरह पढ़ाएंगे तो ये सवाल जो है हलवा जैसा आपको लगेगा। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देख सकते हैं कि भाई जब यहाँ पर कतार का मतलब लाइन में लगाया जा रहा है, सिंपल सी फंड आएगी नहीं। जब एक प्रत्येक कतार में मतलब एक कतार में अगर 8 लड़का हो, जैसे मान लेते हैं कि टोटल निम्नतम संख्या बच्चों की जो है वो कितना है, x है। लड़कों की संख्या क्या है, x। अगर हम कतार लगा रहे हैं कितने लड़कों की, 8 लड़कों की, तो हम क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल में हमें क्या बचता है, 6 बचता है। इन बात है यार, अरे यार देखिए यहाँ पर कितना टोटल लड़के x है। अगर हम 8 लड़कों वाला कतार लगाते हैं तो 8 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा सभी बच्चों से, तब शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। ठीक है, ये है भाजक यानी कि b है और ये क्या है, शेषफल यानी कि r है। क्लियर। अब फिर यहाँ देखिए x डिवाइडेड बाय, अगर हम 10 लड़के वाला लगाएंगे तो x डिवाइडेड, तब शेषफल कितना बचता है, 8। क्या बचता है, 8। अगर हम फिर कितना है, प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों, अगर 12 रहेगा तो शेषफल कितना बचता है, 10 बचता है। अगर यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों, अगर प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। ये ना बात है। अब यहां पर क्या करना है, देखिए कि ये जो भाजक है, भाजक और शेषफल में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अंतर है 2 का। देख सकते हैं 8 में से 6 2, 10 में से 8 2, 12 में से 10 2 का ही कुल मिलाकर के डिफरेंस है। अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले ये जो भाजक आप देख रहे हैं, भाजक, इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एलसीएम निकालने के लिए आप बचपन में थोड़ा मोड़ा जरूर सीखे होंगे। 8 10 12 है। चलिए हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर यहाँ 2 दूना हो जाएगा 4, फिर यहाँ 5, 2 तिया 6, फिर क्या कीजिए, गुना कीजिए। अब नहीं जाएगा क्योंकि सब अभाज्य संख्या नीचे मिल गई। तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 आया। कितना आया, 120। यानी एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आया, 120 आया। कितना आया, 120। तो क्या करना है, इस 120 में हम मान लेते हैं कि कोई के पूर्णांक है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और जो यहाँ पर 2 अंतर आ रहा है, इस संख्या में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। ये आपको काम करना है। जो भी एलसीएम आया है भाजक का उसको लिखिए, और मान लीजिए कि कोई इसके साथ पूर्णांक है जो गुना में है। ठीक है, गुना करके उसमें 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि अंतर जो है हमेशा 2 का आ रहा है। क्लियर, भाजक और शेषफल में। अब यहाँ पर करना क्या है, अब आगे का प्रोसेस देखिए क्या है। 120 के है, कितना, 120 के। अब आगे बोला गया कि भाई 14 लड़के जब हैं तो शेषफल 0 बच रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 14 के मल्टीपल के रूप में लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो 14 25 70, 4 14 14 8 72 से होता है ना, 112 होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 गुना में लिख देंगे 8 के। ठीक है, 14 गुने 8 के। अब 14 को गुना 8 से करेंगे तो 112 होगा, और बच जा रहा है 8 के, तो इधर हम 8 के लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 8 के, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देख सकते हैं भाई मेरे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो संख्या है ये 14 से कट रही है। जैसे कि 8 के कोई संख्या होगी, कोई पूर्णांक होगी, क्योंकि के भी पूर्णांक है तो 8 के भी कोई पूर्णांक ही होगा। अब अगर इसके साथ में मल्टीपल है 14, तो इसका मतलब ये स्वाभाविक है कि 14 से ये पूरा संख्या ओवरऑल कट रही होगी। अब अगर ये वाला भी कटती 14 से, ये वाला भी अगर 14 से कटती तभी ना शेषफल 0 आता। तो ये वाला 14 से कब कटेगी, जब यहाँ के का मान 2 रहेगा। के का मान अगर 2 लेंगे तो 8 दिना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस में 2 तो कितना आया, 14। अब 14 जो है 14 से कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। तो के का मान हम मिनिमम अगर 2 लेते हैं तो फिर बात बन जाता है मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर निम्नतम संख्या पूछा है, इसलिए 2 यहाँ के का मान आपको मिनिमम लेना है ताकि क्या हो जाए, 14 से कट जाए। तो यहाँ पर 2 लेंगे। अब कुल मिला करके यहाँ पर जो भी एलसीएम आया है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर के का मान रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 120 गुना में के जगह पर हो जाएगा 2, और माइनस में 2 हो जाएगा। बराबर में 120 को गुना 2 से करेंगे 240 हो जाएगा, माइनस में 2, बराबर में कितना आया, 238 आया। कितना आया, 238
238। ठीक है, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 238। हाँ, ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 238, यानी कि लड़कों की निम्नतम संख्या 238 ही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या बोला गया, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए। वाह रे वाह, क्या बात है। कई लोग सोचते हैं कि भाई प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन वाला एग्जाम में ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है, अरे तब तो ठीक है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल के जितने भी परीक्षा लगभग में हो रहे हैं सब में जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप गलत करते हैं तो गलत हो जाता है, मतलब कि जो आप जानते हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि हाँ ये होगा, उसी को मारना है। नहीं तो फिर आखिरकार मान के चलिए गलती से अगर ये सही भी हो गया तो 4 को गलत हो जाएगा, तो बात बराबर हो गया है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। हाँ, तो उसके कुल प्राप्तांक थे कितना, 80। कितना थे, 80 अंक उसने प्राप्त किया। उसने कितने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, ही पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई उसने ठीक प्रश्न का उत्तर, यानी सही उत्तर जो है उसने दिया कितना पता है, x दिया सही उत्तर। तो गलत उत्तर कितना दिया होगा, गलत उत्तर उन्होंने 100 - x दिया होगा। ये सिंपल सी बात है। जितना, क्योंकि क्वेश्चन टोटल 100 ही है, यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, 100 - x। ठीक है, चलिए यहाँ पर 100 - x, क्योंकि भाई जितना सही करेंगे और जितना क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन है उसमें से सही वाला क्वेश्चन को घटा देंगे, तो जितना गलत उत्तर हम दिए हैं वो निकल जाएगा। चलिए, अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलेगा ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। अब सही उत्तर हुआ है x, तो बताइए टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2x, कि जितना सही है उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, और फिर घटाना पड़ेगा। जितना गलत अंक उसको मिले होंगे उसको घटाना पड़ेगा, तभी ना टोटल उसको 80 अंक कुल मिलाकर के प्राप्त हुआ है। अब हम जानते हैं कि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। तो इस संख्या को क्या करेंगे, हम 1 से गुना करेंगे। तो अगर 1 से गुना करेंगे तो यही का यही रहेगा, मतलब कुल मिलाकर के 100 - x ही रहेगा। और जब ऐसा करने पर कितना हमें प्राप्त होना चाहिए, 80 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंक उसे मिले हैं 80। मतलब ये हो गया सही उत्तर का नंबर, और ये वाला क्या हो गया, गलत नंबर का, मतलब कि गलत उत्तर का नंबर। ठीक है, जब घटाएंगे तो 80 आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2x हो जाएगा, माइनस ये है और यहाँ -100 हो जाएगा, माइनस प्लस x हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर में इस 100 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 80 प्लस में 100। यहाँ पर 3x बराबर में क्या हो जाएगा, 180 होगा। फिर काटिए, 3 कम 3, 3 छक 18, 0, यानी कि x बराबर में कितना आया, 60 आया। x बराबर में 60, मतलब सही उत्तर उन्होंने कितना किया, 60 उत्तर को सही किया। और हमसे क्वेश्चन भी पूछा था कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, तो 60 प्रश्नों का उसने उत्तर क्या दिया, सही दिया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला गया, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिए, ऐसे अगर सवाल रहते हैं ना, अगर आप ऐसे सवालों को सॉल्व करना जान गए तो फिर बहुत आसान लगता है। थोड़ा देखने में कठिन सा लगता है भाई कैसे सॉल्व करें, लेकिन देखिए इसका तरीका क्या है। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त हुआ है। जैसे भाग वाला a बराबर में हम bq + r जानते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। किसी संख्या को मान लेते हैं वही संख्या a है, इसको भाग किससे दिया जा रहा है, 713 से। भागफल हमें पता नहीं है, और यहाँ पर भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। शेषफल जो है 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को मतलब इस वाला संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब 31 से भाग देना है इसी संख्या को। जैसे आप ये वाला संख्या बोलिए या फिर ये वाला संख्या बोलिए, बात बराबर, क्योंकि दोनों बराबर चीजें हैं, ये या फिर ये दोनों बराबर चीजें हैं कि नहीं। अब इस संख्या को अगर 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, यही पूछा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गुना के रूप में, इसको हम 31 के गुणनफल के रूप में हम तोड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 713 को हम 31 से देखते हैं भाग लगा करके क्या होता है। तो 31 दूना हो जाएगा 62, फिर यहाँ 11 में से 9 और यहाँ पर 3। ठीक है, फिर यहाँ 31 दिया कितना हो जाएगा 93, यहाँ शेषफल 0। मतलब कि 713 है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 31
गुना में 23Q नहीं लिख सकते हैं। अब 31 को गुना कैसे कीजिए, अगर हम 713 को 31 से डिवाइड कर रहे हैं और भागफल इतना मिल रहा है और शेषफल 0 है, तो स्वाभाविक अगर ये दोनों को हम गुना करेंगे तो फिर इतना प्राप्त होगा। तो हम 31 गुना हम क्या कर दिए, 23Q कर दिए, तो फिर इतना प्राप्त हुआ। और प्लस में क्या करेंगे, 115 को भी हम 31 वाला के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम 115 को भी क्या करेंगे, 31 से डिवाइड करके देखते हैं। 31 अगर 4 बार लेंगे तो 4 कम 4, 4 12, 124 हो जा रहा है। 4 बार नहीं लेना है हमको, कितना बार लेना है, 3 बार ही लेना है। 3 बार अगर लेते हैं तो 3 कम 3 और 3 3 9, यानी 93 होता है। कितना होता है, 93। इसको 1 को मिटा देते हैं, 93। अब घटाइए, यहाँ पर 2 बचेगा और 11 में से 9 तो 2, कितना बचा, 22 बचा। मतलब हम 115 को क्या कर सकते हैं, 31 गुने 3, 31 गुना में क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और प्लस में ये जो आया है शेषफल, ये 22 इधर लिख देंगे। क्लियर, बात समझ में आई। अब यहां पर देखिए ये वाला टर्म में, अगर इस टर्म में 31 अगर मल्टीपल है, गुणन के रूप में है, कोएफिशिएंट है एक तरह से, तो ये स्वाभाविक है कि ये वाला पूरा टर्म 31 से कटता होगा। यहां पर भी देखिए इस टर्म में कि अगर 3 का मल्टीपल यहां पर 31 है, मतलब 3 के गुना में क्या है, 31 है, तो ये स्वाभाविक है कि ये वाला पूरा टर्म जो है वो 31 से कटेगा। अब यहाँ पर ये तो दोनों कट रहे हैं, तो शेषफल कितना बच गया, 22। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, शेषफल 22। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 683 का पावर 125 माइनस में 598 का पावर 125, माइनस में 647 का पावर 125, फिर है माइनस 598 का पावर 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। वाह क्या सवाल है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 683 का पावर है 125, ठीक है, माइनस में 598 है, 598 का पावर है 125। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस, अब माइनस अगर करेंगे, चलिए यहाँ ब्रैकेट को यहाँ पर हटा ही देते हैं कुल मिला करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तोड़ देते हैं, बार बार क्यों सवाल को बता रहे हैं। ये माइनस है और यहाँ पर देखिए ये वाला संख्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर 647 हो गया और इसका पावर हो जाएगा 125। फिर यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना है यहाँ पर 598 का पावर 125। अब देखिए माइनस 598 का पावर 125 प्लस में 598 का पावर 125, दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है ये प्लस में, कट गया। तो बच कितना गया, 683 का पावर 125 माइनस में 647 का पावर 125। अब ये वाला जो आप टर्म देख रहे हैं ना, ये देखिए कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है। इसका तरीका है, यदि x का पावर n है माइनस में y का भी पावर n है, तो स्वाभाविक है कि वो x माइनस y से भाग लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर x का पावर n, तो x की जगह पर यहाँ क्या 683, पावर में क्या है n की जगह पर 125, माइनस में y का पावर n, y की जगह पर है 647, और ये दोनों क्या है संख्या सेम रहेगी, तो फिर x माइनस वाई से भाग लग जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये भाग लगेगी किससे देख लेते हैं, और अगर भाग लगती है तो क्या होता है, 683 माइनस में 647 करते हैं। अब घटाने पर देखते हैं क्या प्राप्त हुआ है, होता है 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 7, यहाँ 3, पीछे में से 36 आया, हमको भाग लगाना है 36 से ही। अब हम जान रहे हैं कि भाई ये वाला जो संख्या है, यानी कि x का पावर n माइनस में y का पावर जो n है, x माइनस y से भाग लग जाएगी। तो अब यहाँ पर x माइनस y किया तो 36 आया, मतलब 36 से ये भाग लग जाएगी। हम इधर देख रहे हैं, अरे क्वेश्चन में भी कहा गया कि 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर 36 से तो भाग लग ही जा रही है पूरा पूरी, है कि नहीं, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझना है। ये वाला टर्म को आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर x का पावर n रहे, y का पावर n रहे, माइनस में रहे, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, n n, ठीक है, ये दोनों अलग अलग, तो x माइनस वाई से भाग लग जाएगी। जब लगा के देखें यहाँ माइनस किया तो 36 आया, और 36 से विभक्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसीलिए शेषफल 0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 527 प्लस में 473 का पावर 379, फिर ये है कि सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, सार्वगुणनखंड। वाह क्या बात है भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
527 का पावर 379 है। 527 का पावर जो है 379 है, प्लस में क्या है 473 का पावर 379 है। यदि x का पावर n प्लस में y का पावर n है, और ये जो n है n, अगर n विषम है, n क्या है विषम है, तो फिर ये जो संख्या है वो x प्लस वाई से क्या हो जाएगी, भाग लग जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ? जैसे कि यहाँ पर ये x की जगह पर 527 है, इसका पावर 379 n है, ठीक है, और ये देखिए क्या है विषम संख्या है, 379 विषम है, लास्ट में 9 है कि नहीं, बस में ही है, फिर भी की जगह पर ये 379, तो ये भाग लग जाएगी, किससे लगेगी, x प्लस वाई से। तो देखते हैं x प्लस वाई यहाँ पर क्या आता है, 527 प्लस में 473 दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 मिला, मतलब ये वाला जो संख्या 1000 से भाग लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है, 527 का पावर क्या है 166, माइनस में है 473 का पावर 166। यदि, अब यहीं पर आपको समझना है कि यदि x का पावर n है और यहाँ पर y का पावर n है, और आपको बता दें अगर n जो है सम संख्या है, n का जो मान है अगर सम है, तो ये वाला संख्या जो है x प्लस वाई से भाग लग जाएगी, ठीक है। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर n का पावर सम रहे और माइनस में रहे तो वो जो पूरी संख्या है x प्लस वाई से भाग लग जाएगी, ठीक है, भाग लग जाएगी, ये भी याद रखना है। तो यहाँ देखिए 527 में से क्या करेंगे, 473 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1000 यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब ये वाला जो संख्या है, यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन में ये वाला जो संख्या है वो 1000 से भाग लग रही है, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन में क्या है, ये वाला जो संख्या है वो 1000 से भाग लग रही है, मतलब कि यहाँ पर जो सार्व गुणनखंड है, यानी गुणनखंड करने मतलब कि फैक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1000। दोनों से हम कॉमन कितना ले सकते हैं, गुणनखंड के रूप में उस टर्म को हम 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, बातें समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, वाह भाई 34 से गुना कर था, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा गलती कर दिया भाई, उस संख्या को 84 से गुना कर दिया, मतलब कि जैसे 34 से उसे गुना करना था लेकिन 3 को उसने 8 पढ़ लिया तो हो गया 84, तो उस संख्या को 84 से गुना कर दिया, इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, वह संख्या कौन सी थी। एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, चलिए हम 34 से गुना करते हैं, कहाँ गया, हाँ एक संख्या है उसको हम 34 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 34x आना चाहिए था, लेकिन उसने त्रुटि बस क्या किया, त्रुटि बस उसने इसको 84 पढ़ लिया, मतलब x गुना क्या हो गया 84 हुआ, तो जो यहाँ पर असली जो रिजल्ट था उस संख्या को जब 84 से गुना कर दिया तो उसका जो उत्तर था ठीक उत्तर से, ठीक उत्तर कितना था 34x था, क्योंकि उस संख्या को जब 34 से गुना किया जा रहा था तो आंसर आता 34x, तो ठीक उत्तर से 5600 क्या हो गई अधिक आ गई जब 84 से गुना कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 84x हो जाएगा, और ये 34x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 34x बराबर में ये 5600 का 5600 रहेगा। अब 84x में से 34x जाएगा तो कितना बचेगा 50x बचेगा, बराबर में हो जाएगा 5600, फिर यहाँ पर 1 0 1 0 कटा, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना 10 112, यानी x बराबर में कितना आ गया 112 आया। क्या आया x का मान 112 आया, मतलब वो संख्या कौन सी थी 112 थी। बात समझ में आई। चलिए अगर नोट करना है तो नोट कीजिए एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आपको समझ में आना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में 100% आएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर था उससे गुना करना था, आंसर इतना रहा था, लेकिन गलती से उसने 34 को 84 पढ़ लिया, फिर गुना किया तो जो ओरिजिनल रिजल्ट था उससे 5600 अधिक आया, फिर क्या किया यहाँ पर x का मान निकाल दिया 112 आ गया, यही तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 23 का पावर 19, 19 का पावर 19 तथा 23 का पावर 23 और 19 का पावर 23 की सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन किसको बनाना है, हम ही को बनाना है, नहीं आपको बनाना है, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे हैं
तो इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है, देख सकते हैं एक झलक। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मिलाइए और ये वाला क्वेश्चन मिलाइए, बात बराबर है, बस सिर्फ अंतर है यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस था वहाँ पर, बस ठीक है। बातें समझ में आई? तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है और हो सके तो जो आंसर आएगा वो आपको हमें बताना है, और अगर नहीं बनता है तो इस सवाल को फिर कमेंट में पूछना है। क्लियर? हम बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।